बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज दस सेड टू बी 1 टेस्ला। टेस्ला को हमने डिफाइन कर दिया था पहले ही। डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी हमने डिस्कस कर दिया बेटा आपसे जूम पे। बी इजकल टू एफ एम अपन क्यू बी इंटू साइन थीटा। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला नीचे चार्ज का लगाया हमने, इधर वेलोसिटी का डायमेंशन लगाया हमने, और ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया बेटा। टेस्ला इज आल्सो कॉल्ड वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। टेस्ला को आल्सो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं हम। और सीजीएस यूनिट में इसका जो यूनिट होता है वो गॉस होता है बेटा। 1 टेस्ला इज टू 10⁴ गॉस होता है, याद रखना है आपको। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया बेटा आपसे कि अगर कोई कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, तो इसका जो पाथ होता है बेटा इस चार्ज पार्टिकल का उस मैग्नेटिक फील्ड में वो परपेंडिकुलर होगा। लेकिन कब? जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल बनेगा बेटा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ में इस तरीके से जाता है। और जो सर्कुलर पाथ में जाता है तो हम जानते हैं कि सर्कुलर पाथ में कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है बेटा, सर्कुलर पाथ में जाता है तो एक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है वहाँ पे, और कोई फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है बेटा ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है इसको। सो v इज़ परपेंडिकुलर टू t होगा बेटा यहाँ पे कंडीशन, तभी ये सर्कुलर पाथ में जाएगा, ठीक है। तो एफ एम इजकल टू क्यू भी इंटू बी हो गया। अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो फोर्स इजकल टू, और ये जो फोर्स होता है यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है, तो इसको हमने एम बी स्क्वायर अपॉन आर से इक्वेट कर दिया। सो यहाँ पे रेडियस निकल गया बेटा। रेडियस जो है, जो सर्कुलर पाथ में कोई चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो सर्कुलर पाथ में ही मूव करेगा बेटा। उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा r इजकल टू एम भी अपॉन क्यू बी होगा। हेयर r इज कॉल्ड द जायरो रेडियस और साइक्लोट्रॉन रेडियस भी इसको हम बोलते हैं। Hence, a charged particle moving in a magnetic field follows a circular path provided the direction of the charged particle is initially perpendicular to the direction of the magnetic field. नाउ यहाँ से हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं क्योंकि r इजकल टू कितना हो गया, एम बी अपॉन क्यू बी हो गया। नाउ यहाँ से v अपॉन आर इजकल टू क्यू बी अपॉन एम हो गया, और ओमेगा इजकल टू v अपॉन आर होता है, सो ओमेगा इजकल टू क्यू बी अपॉन एम हो गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इजकल टू हो गया तुम्हारा या तो आप ऐसे निकालो, या तो फिर v इजकल टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इजकल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, या अगर ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, एंड फ्रीक्वेंसी इजकल टू कितना होता है बेटा 1 अपॉन टाइम पीरियड। सो इसका दिस इजकल टू हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू पुट करिए, देखो यही आंसर आ रहा है। Now, the very important for competition, if a velocity v of the particle makes an angle theta other than 90, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा बेटा अगर 90 नहीं हुआ तब क्या होगा, ठीक है। देन द पार्टिकल विल मूव इन ए हेलिक्स इंस्टीड ऑफ ए सर्कल, तब हेलिकल पाथ में पार्टिकल चला जाता है बेटा इन इंस्टीड ऑफ ए सर्कल। सर्कल नहीं बनेगा, सर्कल भी बनाएगा लेकिन आगे भी बढ़ेगा बेटा, दोनों काम होगा यहाँ पे। सर्कुलर पाथ भी बनता जाएगा और पार्टिकल आगे भी मूव करता जाएगा। तो इस तरह से हेलिक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है बेटा, ठीक है। जो फॉर्मेशन होता है वो हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देन द पार्टिकल विल मूव इन ए हेलिक्स इंस्टीड ऑफ ए सर्कल, द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स इज पैरेलल टू बी। जो हेलिक्स का जो एक्सिस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है। ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन विच द पार्टिकल हैज ए स्पीड v साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर वेलोसिटी v है, ये अगर ये वेलोसिटी v है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, तो ये एंगल कितना बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बन रहा है। तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के जो पैरेलल में कंपोनेंट है बेटा ये क्या करवाता है, इस सर्कुलर पाथ में ले जाएगा, और जो पैरेलल में कंपोनेंट है बेटा वो क्या करेगा, अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन में मूव करवाएगा बेटा। तो इस तरह से ये जो है इस तरह से पाथ का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है बेटा, इस तरह से पाथ यहाँ पे बनता है हेलिक्स का, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन इज नोन एज ए पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच होता है बेटा ये दो पॉइंट जो है, एक फुल रोटेशन जब लेता है तो जितना एक्सियल डिस्टेंस मूव करता है दिस इज नोन एज ए पिच। तो पिच इजकल टू हो गया लीनियर डिस्टेंस का वर्ड, सो दिस इज v cos थीटा इंटू टी हो गया, टी इजकल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी हो गया बेटा, तो इसकी वैल्यू ये हो गई। नाउ रेडियस ऑफ द हेलिक्स, जो हेलिक्स बनेगा इसमें जो सर्कुलर पोर्शन होगा उसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो r इजकल टू एम बी कौन सा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई q इंटू बी, सो दिस इज एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी हो जाएगा बेटा। फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी में कहीं पे वेलोसिटी आता नहीं है तो फ्रीक्वेंसी इजकल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम ही रह जाएगा।
नाउ लॉरेंज फोर्स में है एफ इजकल टू क्यू इंटू ई, तो एफ एम इजकल टू हो जाएगा बेटा टोटल फोर्स जो हो जाएगा क्यू। जैसे लॉरेंज फोर्स क्या होता है, अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड है, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी से एंटर किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण क्यू इंटू ई, मैग्नेटिक फोर्स के कारण क्यू वी क्रॉस बी, दोनों को तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इजकल टू एफ ई प्लस एफ एम। तो ऐड कर दिया, दोनों के चार्ज को बाहर निकालिया, तो ये यहाँ पे फाइनल फोर्स का वैल्यू हो गया बेटा। नाउ साइक्लोट्रॉन क्या होता है बेटा, जिस तरह से हमने पढ़ा था वेन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में, वेन डी ग्राफ हमने पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पे साइक्लोट्रॉन है बेटा। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, तो जो वेन डी ग्राफ जनरेटर हमने पढ़ा था, तो वेन डी ग्राफ क्यों हम पढ़ते थे बेटा, वेन डी ग्राफ में क्या करते थे, एटम को स्मैश करते थे, न्यूक्लियस को ब्रेक करते थे, वही काम इसका भी है बेटा। लेकिन वहाँ पे क्या होता था कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते थे 10 मिलियन वोल्ट के करीब में, और फिर किसी चार्ज को ले जाते थे, उसको मूव करता था और जा करके हिट करता था। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है कि हम पार्टिकल को मूव करवाएंगे, वेलोसिटी आएगा, बहुत तेज़ वेलोसिटी आ जाएगा और बहुत तेज़ वेलोसिटी से जा करके हिट करेगा पार्टिकल को। ठीक है, तो इट इज़ एन apparatus विच कैन गिव ए लार्ज वेलोसिटी टू charged particle due to their large velocity. They have high energy and such can be used as a atom smashers. इसको एटम स्मैशर्स में यूज़ करते हैं। कैसे होता है समझिए, यहाँ पे दो डीज होते हैं बेटा। डीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे और दिखाना चाहूँगा, इस तरह से बना करके इसका डायग्राम इस तरह से होता है बेटा, डीज होता है। ठीक है, ये डीज होता है, ये बीच में हॉलो होता है बेटा, ये अंदर जा सकता है यहाँ से चार्ज पार्टिकल, ये हॉलो होता है। तो दो डीज होता है, एक इधर होता है और इसी तरह से एक यहाँ पे डीज होता है, इस तरह से होता है, और ये हॉलो होता है, इसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर सकता है, अंदर में पूरा घूम सकता है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो डीज हमने दिखा रखा है, देखो ये दो डीज हमने दिखा रखे हैं, एक इधर D1 है, एक D2 है। बच्चों जो डीज है इसके इन साइड में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता है, दोनों डीज के, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस गैप में लगा होता है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हम यूज़ करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम होता है बेटा, कभी इसको पॉजिटिव कर देना, कभी इसको नेगेटिव करना, कभी इसको नेगेटिव करना, तो इसको पॉजिटिव कर देना। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम ये होता है, और इसको टाइमिंग फिक्स करते हैं कि कब किसको नेगेटिव और कब किसको पॉजिटिव करना है। अब क्या करते हैं इसमें कि जैसे यहाँ पे एक आयन सोर्स हम ले लिया, ठीक है, हमने एक आयन सोर्स कोई भी, एक्चुअली यहाँ पे जनरली हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लेते हैं, नेगेटिव चार्ज नहीं लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और मान लिया जाए कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर उस टाइम पे इसको नेगेटिव कर दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसमें एक वेलोसिटी आ जाएगा, अब वेलोसिटी आएगा तो ये इस डी में एंटर करेगा। तो जैसे ही डी में किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है, तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी से एंटर करेगा, तो उसका पाथ कैसा होगा बेटा, सर्कुलर होगा। तो ये देखो सर्कुलर पाथ यहाँ पे हो गया इसका, इस तरह से सर्कुलर पाथ होता है। और यहाँ पे जैसे ही आता है बेटा, तो इस टाइम पे ये नेगेटिव हो जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर का काम ही यही है, कभी इसको नेगेटिव करना, कभी इसको पॉजिटिव करना, कभी इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, यही करना है। और टाइम फिक्स रहता है बेटा उसमें, तो इसको नेगेटिव करता है। जब नेगेटिव करता है तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे जैसे ही आता है इसको खींच लेता है, तो क्या होता है, फोर्स लगता है, तो वेलोसिटी एक्सेलेरेशन आता है, तो एक्सेलेरेशन आता है, वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो तेज वेलोसिटी से आता है और फिर इस डी में D1 में आकर के इंटर करेगा बेटा। तो वेलोसिटी अगर बढ़ गया तो R इक्वल टू कितना है, mv/q है। तो वेलोसिटी जब बढ़ गया तो रेडियस बढ़ जाता है उसका, तो देखो यहाँ पे रेडियस बढ़ गया। फिर यहाँ पे पाथ कैसा होगा, सर्कुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, और इस तरह से फिर ऐसे ही होता जाता है बेटा। और इस तरह से ये यहाँ पे इस पाथ में अब रोटेट करता जाता है, और फाइनली जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बेटा, तो यहाँ पे जब इस लास्ट वाले रोटेशन में जब आता है, तो यहाँ पे हम एक की लगा के रखते हैं, की को हम जैसे ही हटाते हैं नीचे जाता है, और यहाँ पे जो एटम होता है उसको स्मैश कर देता है बेटा। इसका यही काम है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ये साइक्लोट्रॉन का ये इस तरह से वर्किंग होता है। अब देखिए नीचे प्रिंसिपल, टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू हाई स्पीड एट ए हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड when a charged particle of mass m and a charge q and moves with perpendicular to magnetic field b, then it has a high frequency। ये फ्रीक्वेंसी पता चल गया, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम ऑसिलेटर को लगाते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या हो गया बेटा, साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू डीज D1 and D2 which are cut from the hollow cylinder. These portions are called the D's because their shape is similar to the letter D.
V is a vacuum chamber evacuated to a pressure of the about 10⁻⁶ millimeter of Hg in which both the D's are enclosed. वहाँ पे एक मैग्नेट भी लगाते हैं, ये हमने नहीं दिखाया बेटा। यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाते हैं ना, इस मैग्नेट से करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैग्नेट हमने नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे एक मैग्नेट भी लगा रहता है। तो ही बोला है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट विच प्रोवाइड्स ए मैग्नेटिक फील्ड बी in a plane perpendicular to the plane of the D's. There is a high frequency oscillator which supplies voltage of order 10⁶ volt, ये प्रोवाइड करवाता है वहाँ पे, तभी तो आयन सोर्स को अट्रैक्ट करता है बहुत तेजी से। S is an ion source which is located near the midpoint of the gap. Working when a positive ion is emitted from the source, it is accelerated towards the D's which is negative. The magnetic field acts as a right angle to the plane of the D's. Therefore, the ion moves in a semicircular path in the D's and finally comes back to the empty space between the two D's. The frequency of the oscillator is so adjusted that the time taken by the particle to describe the semicircular path is equal to the time taken by the, मतलब कि उसी ऐसा हम उसको फिक्स करते हैं कि जब भी वो डी से बाहर आता है बेटा, वहाँ पे उसको नेगेटिव दूसरे अपोजिट पॉइंट पे मिलता है और उसको खींच लेता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। नाउ क्यू वी वी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, तो वी यहाँ पे वेलोसिटी आ गया, टाइम पीरियड यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया कि एक डीज में ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगा, तो टी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी हो गया, तो यहाँ से ये निकल गया। नाउ टाइम पीरियड, तो एक डीज में अगर टी टाइम लगा था, दूसरे डीज में कितना लगा, 2t हो जाएगा, तो टी इक्वल टू 2t, तो ये टाइम पीरियड आ गया, तो ये फ्रिक्वेंसी आ गया यहाँ से, ठीक है। वी मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा, क्यू बी आर अपॉन एम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे लिमिटेशन है साइक्लोट्रॉन का। लिमिटेशन क्या है, सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि m इक्वल टू, हमने ये पढ़ रखा है, आइंस्टाइन ने बोला था कि m इक्वल टू m0√1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। मतलब क्या है कि कोई भी मास जब अगर बहुत तेज स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में अगर मूव 1/4 ऑफ स्पीड लाइट 1/3 ऑफ स्पीड लाइट से अगर मूव करना स्टार्ट कर दे बेटा, तो मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो देखिए क्या होगा, और इससे टाइम भी इफेक्टेड हो जाएगा, टाइम पीरियड, ठीक है। देखिए कैसे होगा टाइम पीरियड इफेक्टेड, क्योंकि टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन बी क्यू है, 2 पाई अपॉन बी क्यू, एंड एम की वैल्यू ये आ जाएगी बेटा। देखो क्या हो जाएगा, इफ़ वी इंक्रीजेज, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विल इंक्रीजेज, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंक्रीज करेगा, एंड √1 - वी स्क्वायर सी स्क्वायर विल डिक्रीजेज, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, तो एम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा बेटा, ठीक है। सिंस द डिनोमिनेटर इज डायरेक्टली डिक्रीजिंग, टी विल इंक्रीजेज, तो टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे नीचे वाला ये वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो टाइम पीरियड क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ऑसिलेटर जो आपने लगाया था, जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर था बेटा, वो तो आपने फिक्स टाइम पे लगाया था। अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर क्या करता है, टाइम पीरियड चेंज कर जाता है। टाइम पीरियड जब चेंज करता है बेटा, तो फिर जहाँ पे नेगेटिव होना था तो वहाँ पे पॉजिटिव ही रह जाएगा, तो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा चार्ज को। दस वी सी दैट विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी द टाइम पीरियड इंक्रीजेज बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज कॉन्स्टेंट एंड एज सच द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज विल नॉट बी अप्लाइड एट प्रॉपर मोमेंट। तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं करना है। दूसरी बात, द वेरी इंपॉर्टेंट, द साइक्लोट्रॉन इज सुटेबल फॉर ओनली फॉर एक्सेलरेटिंग पार्टिकल सच एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब जब भी यहाँ पे हम लेंगे बेटा, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लेंगे, प्रोटॉन्स लेंगे, न्यूट्रॉन्स लेंगे, अल्फा पार्टिकल लेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है एंड कैन नॉट बी यूज टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स owing to their small mass, even as comparatively a small increase in energy of the electron given them a very high velocity on account of this electron will quickly get out of step। अगर इलेक्ट्रॉन होगा बेटा तो मास बहुत कम होगा तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो फिर एक तो टाइम का प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉपर टाइमिंग नहीं हो पाएगी बेटा फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से, और दूसरा है कि आपको निकल भी सकता है, ठीक है, स्किप कर सकता है अपने पाथ से। तो इसीलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही लेते हैं।